जुड़ते रहिए। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इसको हटाकर पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अपने बातों को विलंब करते हुए पहला चैप्टर का नाम है बाबू, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यह अभी हम अंग्रेजी लिखे थे। अब देखिए यहाँ पर इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। कुछ पल अपने बचपन की पलों की याद कीजिए, जब हम नर्सरी एलकेजी और यूकेजी और 1 क्लासों में हम पढ़ा करते थे तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्केल लिया करते थे। ऐसे स्केल लिया करते थे अपने माथे में, यानी रबिंग करते थे, यानी रगड़ते थे। तो इस तरह रगड़ते रगड़ते क्या होता था, स्केल आपका कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता था और कागज के टुकड़े को हम उस स्केल के बगल में रखते थे तो कागज के टुकड़ा में एक हलचल पैदा हो जाती थी और वही हलचल आपका विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? विद्युत आवेश कहलाता है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर विद्युत आवेश क्या होता है। यहाँ पर पहला पॉइंट है विद्युत आवेश। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश का खोज सर्वप्रथम 620 ईस्वी पूर्व में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, यानी थेल्स मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने विद्युत आवेश को खोजा था 620 ईस्वी पूर्व में, यानी 620 ईस्वी पूर्व में इसको खोजा गया था थेल्स ऑफ मिल्टन नामक जगह पर। अब देखिए यहाँ पर विद्युत आवेश तो समझ गए कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बचपन के पलों में थोड़ा बहुत बचपन के पलों को हम थोड़ा बहुत याद कर देते हैं। यानी यहाँ पर एक कंघी लेकर, अब बचपन की पलों को हम याद कर लेते हैं। यहाँ पर एक कंघी लेकर, अब देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, एक कंघी है। अब देखिए बचपन के पलों में आप लोग ऐसे किया करते होंगे। यहाँ पर क्या है बाबू, कोई कंघी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई हम है, मान लेते हैं सपोज डैट ये क्या है, मैं हूँ, चाहे कोई आप लोग होंगे, दोनों में से कोई आदमी हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख देते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख देते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े यहाँ पर रख देते हैं। कागज के टुकड़े छोटे छोटे रख देते हैं और कागज के टुकड़े रख देते हैं। और यहाँ पर क्या है बाबू, कंघी है। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कंघी आपका ऐसा ही है बाबू, कंघी ऐसा ही है, ऐसे है। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है, कोई कंघी है, कंघी है। ये तो फिगर में स्पष्ट से वर्डों में दिख रहा है क्या बाबू, कंघी है। और कंघी के माथों में हम क्या करते थे बचपन के पलों में, जिस टाइम आप नर्सरी एलकेजी और यूकेजी 1 क्लासों में पढ़ा करते थे तो उस समय की बातों को आप लोग याद कीजिए। उस टाइम एक कंघी को लेते थे और माथे में क्या करते थे, रबिंग करते थे। रबिंग के मतलब होता है रगड़ते थे। तो रगड़ने के बाद आपका जो कंघी होता था कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता था। क्या हो जाता था, चार्ज हो जाता था। और चार्ज होने के बदौलत यहाँ पर क्या करते थे, ऐसे बाल लेते हैं, बाल होता था, ऐसे बाल होता था और इसी माथे पर हम लोग क्या करते थे, रबिंग करते थे। और रबिंग करने के बाद यहाँ पर कंघी कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता था। क्या हो जाता था बाबू, चार्ज हो जाता था। और चार्ज होने के बाद इस कागज के टुकड़े पर, इस कागज के टुकड़े के पास हम लोग कंघी को लाते हैं। इस कागज के टुकड़े के पास हम लोग कंघी के लाते हैं तो इस कागज के टुकड़े में एक हलचल पैदा हो जाती थी। क्या पैदा हो जाती थी बाबू, एक हलचल पैदा हो जाती थी। और इसी हलचल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। यानी हलचल कैसा पैदा होता था, यानी ऐसा, इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता था। यानी कंघी जो होता था यह कागज के टुकड़े को के अंदर क्या होता था, चिपक जाता था। यानी एक
हलचल पैदा हो जाता था। हलचल के मतलब होता है जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे यह कंघी के अंदर क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे। तो हमको ऐसे लगता था कि इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ बल लगते होंगे जिसके बदौलत यह आसानी पूर्वक चिपक जाते हैं। तो हमको पता लगा कि ओ इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है जिसके बदौलत यह कंघी में, इस कंघी में जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं यह आसानी पूर्वक चिपक जाते हैं। अब बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया कि नहीं? अगर आ गया तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर जवाब दीजिएगा कि सर हम इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है बहुत आसानी पूर्वक से अभी मनु सर के साथ सीख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोग समझ गए। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब यहाँ पर कंघी के अंदर इस कागज के जो टुकड़ा होता था चिपक जाता था, तो इसका मतलब यह समझ गए होंगे इसके अंदर कुछ न कुछ बल जो कार्य करता है वह जो बल का नाम है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। और कोई भी चार्ज पार्टिकल्स के अंदर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण होता है और उसी आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं बाबू? विद्युत आवेश। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? कंघी से तो माथे झाड़ लिए आप लोग। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको मिटा देते हैं कंघी को। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ पर पहला हेडिंग क्या डालते हैं बाबू? विद्युत आवेश। पहला हेडिंग है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश एकदम मजे मजे के साथ हम लोग आसानी पूर्वक पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे। और 5 तारीख का आप लोग जानते हैं कि 5 तारीख से मेरा 12th का बैच महाराजगंज में चालू होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और कंटिन्यू वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ये बबुआ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंस है, इस इम्पोर्टेंस के बदौलत जितना भी मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर सीडी टीवी बल्ब फलब जितना भी हम यूट्यूबर वीडियो अपलोड करते हैं तो यह सिर्फ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। अगर चार्ज नहीं बना रहता है तो मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर सीडी टीवी जितना भी फेनोमेना के यानी जितने भी सब्सटेंस का हम यूज करते हैं वो शायद न कर पाते हैं। जिस तरह मोबाइल देखे होंगे, मोबाइल में क्या होता है? एक बैटरी होता है। क्या होता है बाबू? बैटरी होता है। और बैटरी क्या होता है? एनर्जी का स्टोर होता है। क्या होता है बाबू? एनर्जी का स्टोर होता है। और बैटरी के ऊपर लिखा रहता है 5000 mAh 6000 mAh, लेकिन आजकल के सिचुएशंस में 7000 mAh का भी बैटरी आ चुका है, 8000 mAh का भी बैटरी आ चुका है। यानी बैटरी का जो रेंज होता है दिन पर दिन बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब होता है बैटरी जो होता है मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर सीडी टीवी का जो बैटरी होता है यह एक एनर्जी का स्टोर होता है। किसका स्टोर होता है बाबू? एनर्जी का स्टोर। जैसे 5000 जो एनर्जी, जैसे हम मान लेते हैं मोबाइल को चार्ज करते हैं, आपका मोबाइल है 5000 mAh का बैटरी है और चार्ज करते हैं तो 5000 mAh अपने अंदर चार्ज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मोबाइल को जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं, ऐसे जैसे जैसे चलाते जाते हैं फेसबुक और यूट्यूब और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जैसे जैसे हम लोग चलाते जाते हैं वैसे वैसे मोबाइल डिस्चार्ज होते जाता है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि यहाँ पर स्केल और कागज, स्केल को माथे में हम कुछ पलों के लिए रगड़ते थे यानी रबिंग करते थे तो स्केल कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता था और उसके बगल में छोड़ देते थे, फिर उस क्या हो जाता था? डिस्चार्ज हो जाता था। यानी कहने का मतलब यह है कि मोबाइल जो होता है एक एनर्जी का स्टोर होता है और बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो 5000 mAh अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है और जैसे जैसे यूज करते जाते हैं वैसे वैसे मोबाइल डिस्चार्ज होते जाता है। यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ पर तो अभी तो कंघी वाला उदाहरण आप लोग को बताए थे बाबू कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण होता है जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, उसको बोलते हैं विद्युत आवेश। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी कागज के टुकड़ा लेते थे और कागज के टुकड़ा लेने के बाद माथे में यहाँ पर कंघी को रगड़ते थे और कंघी को उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास में ले जाते थे तो एक कागज के टुकड़ा में एक अलग टाइप का हलचल पैदा हो जाता था। तो हलचल के मतलब उसके अंदर एक बल लगता था, यानी कंघी के अंदर एक बल
लगता था और वो वही बल आपका विद्युत आवेश कहलाता है, जिस बल का नाम है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अगर यहाँ पर पदार्थ की अगर बात की जाए तो जो पदार्थ होते हैं बाबू दो तरीके के होते हैं। यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक द्रव्यमान होता है और दूसरा आवेश होता है। थोड़ा बहुत इसमें भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर पदार्थ की हम बात करते हैं, पदार्थ की बात करते हैं, यानी पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ दो तरीके के होते हैं बाबू। यहाँ पर पहला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास, और दूसरका होता है बाबू यहाँ पर पहला, अगर दूसरका की बात करते हैं तो दूसरका होता है आवेश। यहाँ पर द्रव्यमान क्या होता है, जिसमें द्रव्य की मात्रा हो उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। लेकिन यह द्रव्यमान जो होता है क्लास 11th में हम जितना भी चैप्टर पढ़े थे यह सिर्फ द्रव्यमान के बारे में पढ़ते थे। किसके बारे में पढ़े थे, द्रव्यमान के बारे में हम लोग पढ़ते थे। कौन सी क्लास में, 11th क्लास में। लेकिन अब आ गए हैं थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड क्लास में, यानी कौन सी क्लास में, 12th क्लास में। और इस 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं बाबू इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, यानी आवेश के बारे में क्लास 12th में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब आवेश समझ गए, लेकिन थोड़ा बहुत एक बार और याद करा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर थोड़ा बहुत एक बार और कंघी दिखा देते हैं ताकि समझ सके आप लोग। देखिए यहाँ पर कंघी है और यहाँ पर कागज के टुकड़ा है, और कागज के टुकड़ा क्या हो जाता है बाबू, देखिए यहाँ पर फिगर में स्पष्ट वर्ड में आप लोग को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए इस कागज के टुकड़े को। देखिए यहाँ पर आप लोग को फोटो के साथ हम दिखा देते हैं कि प्रैक्टिकली आप लोग अनुभव या एक्सपीरियंस कर सके और प्रैक्टिकल लाइफ में भी फिजिक्स को जोड़कर आप लोग देख सकें। अब यहाँ पर जितना भी मेरा क्लास चलेगा सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास चलेगा। अब देखिए यहाँ पर यह कागज के टुकड़ा है और एक कंघी है, और कागज के टुकड़े में को हम मान लेते हैं माथे में रबिंग करके इस कागज के टुकड़े को हम पास में लाते हैं। तो देखिए एक कागज के टुकड़ा क्या हो रहा है बाबू, चिपक जा रहा है। एक कागज के टुकड़ा क्या हो रहा है, एक कागज के टुकड़ा क्या हो रहा है बाबू, चिपक जा रहा है। देखिए यहाँ पर कागज के टुकड़ा ये क्या हो रहा है बाबू, चिपक जा रहा है। तो इससे आपको यह पता लगता है कि कोई भी बड़ी वस्तु के तरफ छोटी वस्तु उसी के तरफ क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखते होंगे आप लोग, यहाँ पर कोई भी गाड़ी यानी ट्रक चलता है तो उसके पीछे धूल और मिट्टी के कण क्या होते हैं, उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इससे यह पता लगता है कि बड़ी वस्तु के तरफ छोटी वस्तु क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू, आकर्षित हो जाती है। और यही आकर्षित और आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का जो गुण होता है आपका विद्युत आवेश कहलाता है। कोई डाउट? अब तो यहाँ पर समझ गए बाबू। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पर अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश। ये विद्युत आवेश तो समझ गए। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण है जो किन्हीं वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। समझ गए? यहाँ पर लिख लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण है जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल
का अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है, किया जाता है, अनुभव किया जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब यहाँ पर समझ गए कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण होता है जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण है जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण है जो किसी दूसरे वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इस तरह ही बोल सकते हैं विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण है जो किसी दूसरे वस्तु को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, विद्युत आवेश कहलाता है। सीख गए कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर जो आवेश होता है, जो आवेश होता है, इस आवेश को छोटा q या बड़ा q द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी स्मॉल q या कैपिटल Q द्वारा इसको डिनोट करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे आवेश को कि बड़ा Q या छोटा q द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? छोटा q या बड़ा q द्वारा निरूपित किया जाता है। लेकिन अगर आवेश की अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो आवेश जो होता है अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है बाबू? अदिश राशि होता है। आवेश इसलिए अदिश राशि होता है क्योंकि इसमें सिर्फ आपका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो ये कौन सी राशि होगा बाबू? जो आवेश होगा ये कौन सी राशि होगा? अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। यानी जो आवेश होता है कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। क्लियर? यह समझ में आ गया सभी लोगों को? यानी आवेश को छोटा q या बड़ा q द्वारा निरूपित किया जाता है, लेकिन आवेश कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। एक क्लियर? अब देखिए यहाँ पर बाबू आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब यहाँ तक तो आप लोग सीख गए, लेकिन यहाँ पर जो आवेश होता है अदिश राशि क्यों होता है, क्यों नहीं सदिश राशि होता है? यहाँ पर फिजिक्स को यही कैसे होता है, क्यों होता है, क्या रीजन होए कि होता है, ये सारी क्यों का जवाब हम लोग फिजिक्स में लेते हैं। किस में लेते हैं बाबू? फिजिक्स में। अब यही आपका साइंस कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्यों होता है। मान लेते हैं कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर है और उस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर 5 कूलाम, 6 कूलाम और 7 कूलाम और 8 कूलाम का हम चार्ज देते हैं। तो जी यहाँ पर 5 कूलाम, 6 कूलाम और 8 कूलाम को जो चार्ज होता है वो चार्ज आपका मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, यानी परिमाण को बताता है। तो जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा नहीं हो वह सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी अदिश राशि होती है। अब देखिए यहाँ पर विद्युत आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आवेश का जो फार्मूला होता है बाबू, यहाँ पर जो आवेश का फार्मूला होता है यह सूत्र कैसे आता है और आवेश का सूत्र होता क्या है एक्चुअली में। अब यहाँ पर देख लेते हैं आवेश का सूत्र आता कैसे है। अब यहाँ पर आवेश की व्युत्पत्ति, आवेश के व्युत्पत्ति यानी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डेरिवेशन ऑफ चार्ज, डेरिवेशन ऑफ चार्ज, डेरिवेशन ऑफ चार्ज। यानी आवेश को हम कैसे डराइव करते हैं। यहाँ पर जो आवेश का जो सूत्र होता है ये कैसे आता है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत हम गौर से देखेंगे कि चार्ज कैसे आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चार्ज किसके अंदर दिया जाता है? कोई ना कोई चालक तार के अंदर दिया जाता है। किसके अंदर दिया जाता है? कोई ना कोई चालक तार के अंदर दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई चालक तार बना लेंगे। ये क्या है बाबू? कोई चालक तार है।
और इस चालक तार की सतह पर इस कॉर्नर पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज को हम दे देंगे। कौन सी चार्ज को दे देंगे? प्लस क्यू चार्ज को। यहां पर लिख लेंगे चालक तार, चालक तार, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्टर ऑफ वायर। अब इसको थोड़ा बहुत हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर लिखे आवेश की व्युत्पत्ति, हटाइए देते हैं। आवेश की व्युत्पत्ति हम लोग कैसे करते हैं? अब देखिए यहाँ पर अगला, ये जितने भी लोग नोट नहीं किए थे तो उसको नोट कर लीजिए आसानी पूर्वक वीडियो को रुकाकर। अब पढ़ने वाले हैं बाबू आवेश की व्युत्पत्ति। आवेश के व्युत्पत्ति, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ चार्ज, डेरिवेशन ऑफ चार्ज, डेरिवेशन ऑफ चार्ज। अब बाबू यहाँ पर समझेंगे कि आवेश की व्युत्पत्ति हम लोग कैसे करते हैं, यानी फार्मूला के ड्राइव हम लोग कैसे करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई चालक तार है। चालक तार ऐसे होता है, यहाँ पर जो करंट होता है किस में देते हैं? कोई ना कोई चालक तार में दिया जाता है। यानी जो चार्ज होता है किस में दिया जाता है? कोई ना कोई कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार के अंदर आवेश को दिया जाता है, यानी चार्ज को दिया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, डेली आप लोग चार्ज में करंट देते होंगे, और इसके साइड से हम प्लस क्यू चार्ज को हम दे देते हैं। कौन सी चार्ज को दे देते हैं? प्लस क्यू चार्ज को हम दे देते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर दीजिएगा, तो क्या यहाँ तक चार्ज को आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर टाइम अगर पता ना हो तो अपने दिमाग से क्या मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय नहीं लगा। तो कितना समय लगा बाबू? टी समय लगा। कितना समय लगा? टी समय लगा। कितना समय लगा? टी समय लगा। और यह जो नाम है इसका बाबू चालक तार है, यानी कंडक्टर ऑफ वायर, यानी चालक तार है। क्या है बाबू? चालक तार है। यहां तक क्लियर? अब देखिए यहाँ पर टी समय में उपस्थित आवेश कितना है? क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू, यहाँ पर आसानी पूर्वक से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे टी समय में उपस्थित आवेश बताइए। यहाँ पर टी समय में, यहाँ पर समय कितना है? टी समय में कितना चार्ज प्रेजेंट है? क्यू है। कितना चार्ज प्रेजेंट है? क्यू। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं? चार्ज देते हैं, बटन को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर चार्ज को फ्लो होने में फैन या लाइट तक जितना समय लगता है, वही चार्ज और समय को रेशियो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक करंट। तो टी समय में, यहाँ पर टी समय में कितना चार्ज प्रेजेंट है? क्यू। तो वन टाइम में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? जल्दी बताइए बाबू। क्यू बटा टी होगा कि नहीं? और यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? आई से। तो देखिए यहाँ पर आई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? क्यू बटा कितना? टी। ये समझ में आ गया फार्मूला कैसे आया? अब देखिए हमको करंट का फार्मूला नहीं लाना है, तो हमको सिर्फ किसका लाना है? इलेक्ट्रिक चार्ज को लाना है, यानी विद्युत आवेश को लाना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई टी। क्यू बराबर कितना हो जाएगा? आई टी। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट? अब यहाँ पर लिखेंगे जहां यहाँ पर क्यू को क्या बोलते हैं? आवेश। क्यू को क्या बोलते हैं बाबू? आवेश। और यहाँ पर बताइए जो आवेश होता है, आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है बाबू? कूलम। क्योंकि आवेश को सर्वप्रथम जो चार्ज पार्टिकल्स हो, इस चार्ज पार्टिकल्स को सर्वप्रथम कूलम नामक वैज्ञानिक, यहाँ पर कूलम नामक ने स्टडी किया था आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का। तो इनके नाम पर क्या पड़ा? ऐसा यूनिट पड़ा। तो यहाँ पर आवेश के सही मात्रा क्या होता है? कूलम। और यहाँ पर आई को क्या बोलते हैं बाबू? धारा बोलते हैं। और यहाँ पर जल धारा नहीं, विद्युत धारा।
कौन सा धारा? विद्युत धारा। जिसमें विद्युत बहता है उसमें क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और जिसमें जल बहेगा उसको क्या बोलेंगे? जल धारा। और करंट को किस में मापते हैं? एम्पियर में। जैसे मान लेते हैं चौखट, दरवाजा, कमाड़ी को मापने के लिए हम लोग इंची टेप से माप लेते हैं कि नहीं? लेकिन हम कहेंगे कि क्या करंट का मापिए कि कितना यूनिट करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे मापने के लिए एक यंत्र होता है, जिस यंत्र का नाम है एम्पियर। क्या है बाबू? एम्पियर। यानी करंट को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। और टी क्या होता है? समय होता है। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं बाबू? सेकंड में मापते हैं। यहाँ तक बताइए कोई डाउट? पूरे मजे मजे के साथ आप लोग फिजिक्स सीख रहे हैं कि नहीं? अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि यहाँ पर आप लोग को पता लग गया कि यहाँ पर आवेश का सूत्र क्या होता है। जल्दी बताइए। यहाँ पर धारा गुणे क्या होता है बाबू? समय। यह हमेशा के लिए याद रहेगा कि नहीं? आवेश का सूत्र क्या होता है? धारा गुणे समय, यानी Q बराबर IT। चलिए यहाँ तक मिटा देते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां पर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे आवेश। यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। अब थोड़ा बहुत यहां पर देख लेते हैं बाबू, विद्युत आवेश। और जो विद्युत आवेश के एसआई मात्रक और बीमा क्या होता है? विद्युत आवेश के एसआई मात्रक तथा बीमा को लिखें। अब यहाँ पर विद्युत आवेश जो होता है उसका एसआई मात्रक भी लिखना है और बीमा भी लिखना है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जरा ध्यान दीजिए। अभी हम बताए थे कि आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर कितना होता है? IT। अभी जस्ट बताए थे, सिर्फ 1 सेकंड हुआ। यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पर जल्दी बताइए, आवेश का सूत्र क्या होता है? यानी विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है? आवेश बराबर होता है धारा और गुणे क्या होता है? समय। आवेश का सूत्र क्या होता है? धारा गुणे समय। अब आवेश को किससे डिनोट किया जाता है? Q से। और धारा को किससे? I से। और समय को किससे? T से। तो यहाँ पर सूत्र क्या बन गया? Q बराबर IT। अगर यहाँ पे एसआई मात्रक की अगर हम बात करते हैं, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक क्या हो सकता है? अब देखिए यहाँ पर जो करंट होता है, करंट को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। और समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। तो यहाँ पर एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड। इसको शॉर्टकट में यहाँ पर क्या लिखते हैं? ASC ऐसे लिखते हैं। यानी आवेश के एसआई मात्रक तो कूलम बताए थे, जो यहाँ पर एम्पियर सेकंड जो यूनिट होता है यह कूलम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कूलम के बराबर होता है। अगर हम बीमा की बात करते हैं, आवेश के बीमा की बात करते हैं, तो बीमा क्या हो सकता है? और यहाँ पर करंट को किस में मेजरमेंट किया जाता है? एम्पियर में। तो यहाँ पर A और टाइम को क्या लिखते हैं? T। यानी बीमा आपका आवेश का क्या हो जाएगा? AT। और बीमा को हमेशा बड़े वाले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? बड़े वाले कोष्टक के अंदर में इसको लिखते हैं। यहाँ पर AT भी होता है या IT भी होता है। यानी आवेश का जो बीमा होता है यानी डायमेंशंस होता है, AT भी होता है और AT के साथ साथ IT भी होता है। अब यहाँ तक तो हम लोग सीख चुके हैं कि जो विद्युत आवेश होता है, आवेश के एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड होता है और जो बीमा होता है AT या IT के बराबर होता है। लेकिन अब सीखने वाले हैं जो कि आवेश के कुछ अन्य मात्रक। इससे बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चंस हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एनोदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आवेश के कुछ अन्य मात्रक। जो आवेश के अन्य, यहाँ पर अभी तक आवेश के 2 मात्रक अभी तक हम देख चुके हैं, लेकिन इसका आवेश का 6 मात्रक होता है। और 6 मात्रक में से 2-3 क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार यह रिपीट भी कर चुका है। और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आवेश के कुछ अन्य मात्रक। आवेश के कुछ अन्य मात्रक, आवेश के कुछ अन्य मात्रक।
अन्य मात्रक, यानी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एनोदर यूनिट, एनोदर यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज एनोदर यूनिट, एनोदर यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के एनोदर यानी दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट क्या हो सकता है। इससे बाबू बोर्ड एग्जाम में भी, एयरफोर्स नेवी और एनडीए में भी इससे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेशंस कर चुका है। और आवेश के अभी तक बाबू यहाँ पर आवेश के जो मात्रक पढ़े होंगे या 4 तरीका का पढ़े होंगे या 2 तरीका का पढ़े होंगे, लेकिन हम तो आप लोग को 6 तरीका से बताएंगे, क्योंकि हम पहले ही आप लोग को बता चुके थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कोई भी क्लास 12 का जो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा यह पूरा डीपली में हम लोग जाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आवेश की मात्रा कितना पढ़ने वाले हैं, 6, जिसमें से पहला है बाबू, पहला बताए थे एम्पियर सेकंड। क्या बताए थे, एम्पियर सेकंड, पहला बताए थे एम्पियर सेकंड, सेकंड। और इसको शॉर्टकट में यहाँ पर ASEC भी लिखते हैं। अगर दूसरा यूनिट की बात करते हैं एसआई मात्रक को, तो आवेश के एसआई मात्रक कूलम होता है, कूलम होता है, कूलम को हम C से डिनोट किया जाता है। अगर तीसरा यूनिट की हम बात करते हैं तो तीसरा यूनिट आपका होता है, तीसरा यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, तीसरा यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अगर चौथा यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो चौथा यूनिट के नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर यहाँ पर पांचवा यूनिट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर यहाँ पर पांचवा यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो पांचवा यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं EMU भी बोला जाता है, और इसको शॉर्टकट में यहाँ पर ESU भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर लास्ट पांचवा छठा यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो छठा यूनिट का नाम है यहाँ पर फेराड, फेराडे, फेराडे, फेराडे। अब यहाँ पर जो आवेश का जो यूनिट होता है यह 6 यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है बाबू, 6 यूनिट होता है। और पहला यूनिट का नाम है एम्पियर सेकंड। क्या है बाबू, एम्पियर सेकंड, यानी जो पहला यूनिट है एम्पियर सेकंड होता है। यह बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार का पूछ चुका है कि आवेश के बीमा क्या होता है। यह 2020 में यह क्वेश्चन रिपीटेशन कर चुका है। आवेश के पहला एसआई मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। अगर दूसरा यूनिट की बात करते हैं तो एम्पियर सेकंड जो होता है यह कूलम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कूलम का, यानी आवेश का दूसरा यूनिट क्या हो गया, कूलम। अगर तीसरा यूनिट की अगर हम एक्चुअली में बात करते हैं तो तीसरा यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यानी शॉर्टकट में हम बोलते हैं ESU भी लिखा जाता है। अगर चौथा यूनिट की हम बात करते हैं तो चौथा यूनिट होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट का नाम है, और इन साइंटिस्ट का नाम पर ही आवेश का यूनिट का नाम पड़ा था। और पांचवा यूनिट की अगर हम एक्चुअली में बात करते हैं तो पांचवा यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी शॉर्टकट में हम EMU भी बोलते हैं। अगर छठा यूनिट की हम बात करते हैं तो फेराड होता है। यहाँ पर हम लोग कितने यूनिट देख लिए, 6 यूनिट देख लिए। लेकिन इन सारे 6 यूनिटों में से कुछ यूनिट बड़ा होता है, कुछ यूनिट छोटा होता है। अगर यहाँ पर MKS पद्धति की हम बात करते हैं, MKS सिस्टम की बात करते हैं तो MKS सिस्टम में आपका 2 यूनिट होते हैं। पहला होता है एम्पियर सेकंड और दूसरा होता है कूलम। अगर CGS की अगर हम एक्चुअली में बात करते हैं तो CGS के मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यह बहुत पुरानी यूनिट है, और यहाँ पर पुरानी यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और दूसरा का होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और फेराड जो होता है यह एनोदर यूनिट में आता है। कौन सा यूनिट में आता है, एनोदर यूनिट में आता है, यानी कुछ अन्य मात्रक में आता है और कुछ अन्य मात्रक में आता है। लेकिन हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो आवेश के 6 गो यूनिट देख लिए,
जिसमें से एम्पियर सेकेंड जो होता है एमकेएस पद्धति में होता है यूनिट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट और बेंजामिन फ्रैंकलिन, यह आपका सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में होता है। यानी सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट जो बहुत पुरानी मात्रक प्रणाली है। और तीसरा का जो होता है एनोदर यूनिट में लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और फेराड को लिया जाता है। जिस तरह यहाँ पर अब इन सारे यूनिटों में से कुछ यूनिट बड़ा यूनिट होता है और कुछ यूनिट छोटा यूनिट होता है। जिस तरह अपने मान लेते हैं घरों में कुछ लोग बड़े होते हैं तो कुछ लोग छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई में भी कुछ लोग बड़े होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं और कुछ लोग मझले भी होते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग देखने वाले हैं वही कंडीशन है, यहाँ पर भी तो कुछ बड़ा यूनिट होगा, कुछ छोटा होगा और कुछ क्या होगा बीचों बीच वाला होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इसको नोट अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आवेश के सबसे बड़ा जो मात्रक होता है बाबू, यहाँ पर आवेश के सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराड होता है। क्या होता है? फेराड होता है। और यह बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यह बहुत बार पूछ चुका है। तो आवेश के सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बाबू? फेराड होता है। तो यहाँ पर पहला हेडिंग डालेंगे बाबू, यहाँ पे आवेश के सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, आवेश के सबसे बड़ा मात्रक फेराड होता है। फेराड होता है। आवेश के सबसे बड़ा मात्रक फेराड होता है। क्या होता है बाबू? आवेश के सबसे बड़ा मात्रक फेराड होता है। अब देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। एक फेराड बराबर होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। यानी एक फेराड जो होता है यह 96,500 कूलम के बराबर होता है। यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार यह रिपीट भी कर चुका है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा तो जान गए, अब क्या सीखेंगे? अब यहाँ पर जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा? बड़ा मात्रक जब फेराड होता है तो छोटा मात्रक क्या हो सकता है? अब यहाँ पर आवेश के सबसे छोटा मात्रक, आवेश के सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश के सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश के सबसे छोटा मात्रक होता है ESU। ESU आवेश के सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? ESU होता है। और ESU को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और यहाँ पर ESU को फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि एक ESU बराबर कितने के बराबर होता है? एक ESU बराबर यहाँ पर 1/3 गुणे 10 के पावर -9 यहाँ पर कूलम के बराबर होता है। यानी एक ESU जो होता है 1/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलम के क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ पर तो सीख गए कि बड़ा यूनिट क्या होता है? बड़ा यूनिट फेराड होता है और एक फेराड बराबर होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। अगर यहाँ पर आवेश के सबसे छोटा यूनिट की बात करते हैं तो आवेश का सबसे छोटा यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होता है। और एक इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट बराबर होता है 1/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलम के आसपास होता है। लेकिन यहाँ पर 6 यूनिट में से कुछ यूनिट बड़ा होते हैं, कुछ छोटा होते हैं। तो यहाँ पर बड़ा पता लग गया, छोटा लग गया, लेकिन यहाँ पर जो 4 यूनिट होते हैं वह बीचों बीच वाले होते हैं। अब देखिए इसको हम हटा देते हैं। अगर अगला यूनिट की हम बात करते हैं